नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वाले सीटेट, एमपीटेट, सुपर टेट और अन्य टेट एग्जाम 2020 के लिए पर्यावरण अध्ययन से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जी हाँ दोस्तों, ये प्रश्न काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन है और यहाँ पर प्रश्न को देखकर ही आप उनका अंदाज़ा लगा लेंगे कि प्रश्न कितने इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, शांत घाटी जिस राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है, मतलब कहने का मतलब है कि जो शांत घाटी है उसे जिस राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त हुआ है वो कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल, और डी है केरल। ये आपके 4 विकल्प हैं और आप उत्तर कमेंट्स में दे सकते हैं यदि आप उत्तर को जानते हैं तो भी। तो देखिए यहाँ पर शांत घाटी जो है इसे हम साइलेंट वैली भी कहते हैं। तो ये साइलेंट वैली जो है, ये शांत घाटी, ये स्थित है केरल राज्य में। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो होगा ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, गोवा के दक्षिण का पश्चिमी घाट जो है ये क्या कहलाता है? तो यहाँ पर मालाबार, कोंकण या फिर कन्नड़, या ऑप्शन डी है हमारा उत्तरी सरकार। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो होगा गोवा के दक्षिण का पश्चिमी घाट जो होगा ये कहलाता है ऑप्शन ए मालाबार तट। अब देखिए मालाबार तट इसे कहा जाता है क्योंकि गोवा के दक्षिण पश्चिम घाट जो होता है इसे तो हम मालाबार तट के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ जो महाराष्ट्र एवं गोवा के तटीय भाग हैं उन्हें हम कोंकण तट के नाम से जानते हैं, और इसी के साथ साथ जो उड़ीसा के समुद्र तटीय भाग होते हैं उन भागों को उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है। और कन्नड़ जो है ये तो कर्नाटक राज्य की राजभाषा है, कर्नाटक राज्य की भाषा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऑप्शन ए जो होगा हमारा मालाबार तट, ये हमारा इसमें उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में कहाँ सींग युक्त गेंडा जो है ये मिलता है? 4 विकल्प हैं आपके सामने, गुजरात, असम, कर्नाटक और केरल। ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा जा चुका है और इस प्रश्न को आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ पर सींग युक्त गेंडा जो है ये मिलता है। तो देखिए इसका जो उत्तर होगा ये होगा असम। असम में सींग युक्त गेंडा जो है ये मिलता है। ऑप्शन बी होगा हमारा यहाँ पर उत्तर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पत्तियों में हरे रंग की उपस्थिति में निम्न में से किस के कारण से ये हरा रंग होता है? ग्लूकोज, नाइट्रोजन, क्लोरोफिल या फिर ऑक्सीजन। तो सीधे सीधे हम यहाँ पर कह सकते हैं कि पत्तियों के अंदर जो हरा रंग होता है वो होता है क्लोरोफिल की उपस्थिति से। ऑप्शन सी जो होगा ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से पक्षी के नर व मादा दिखने में समान होते हैं? तो यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको, हो सकता है आपको दिखने में समस्या हो। देखिए निम्न में से कौन से पक्षी के नर एवं मादा दिखने में समान होते हैं? बुलबुल, कोयल, गोरैया या मधुखोरा। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प हमारा उत्तर होगा? तो यहाँ पर होगा ऑप्शन ए बुलबुल। बुलबुल एक प्रकार की चिड़िया है और इससे के नर और मादा जो होते हैं वो दिखने में समान होते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्राकृतिक संसाधन होते हैं, तो प्राकृतिक संसाधन कौन से होते हैं? जल, खनिज, लकड़ी या फिर डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारे जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं वो होते हैं यहाँ पर सभी प्रकार के। उपरोक्त डी जो होगा ये हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जल भी हमारे लिए प्राकृतिक है, खनिज भी और लकड़ी भी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो होगा उपरोक्त सभी, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सरीसृप के अंतर्गत निम्न में से कौन सा आता है? कछुआ, अमीबा, फर्न या फिर फेल। अब देखिए सरीसृप का मतलब होता है रेंगने वाले जीव, और रेंगने वाले जीव कौन से होते हैं ये आप जानते हैं। तो इस प्रकार से आप उसका अर्थ समझते हैं तो उत्तर ढूंढना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो कछुआ है ये एक सरीसृप प्रजाति का जीव है, यानी कि रेंगने वाले जीव हैं।
अब देखिए ऐसे रेंगने वाले जीव जो होते हैं, सांप भी हो सकता है, छिपकली, मेंढक, मगरमच्छ, कछुआ, ये सभी सरीसृप वर्ग के ही जीव हैं। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा वो हो जाएगा कछुआ। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो होगा वो आम, पीपल, नीम, बरगद। 4 विकल्प आपके सामने, आप अपना उत्तर यहाँ पर कमेंट्स में दे सकते हैं। तो देखिए भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो है बरगद। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर उत्तर होगा। देखिए आपको भारत के जितने भी राष्ट्रीय प्रतीक हैं उनको ध्यान में रखना ही है, क्योंकि कहीं से किसी भी बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर मैं कुछ जो राष्ट्रीय प्रतीक है उनको दोहरा देता हूँ ताकि आपके लिए वो रिवाइज हो जाए। तो देखिए राष्ट्रीय ध्वज हमारा तिरंगा होता है, राष्ट्रीय पक्षी मोर होता है, राष्ट्रीय पुष्प की बात करते हैं तो कमल है, और राष्ट्रीय पेड़ जो है या वृक्ष है तो वो तो बरगद हो ही गया। राष्ट्रीय गान जो है हमारा वो है जन गण मन, और जिसे लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसी के साथ में राष्ट्रीय नदी हमारी गंगा है, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चिन्ह है, और राष्ट्रीय जलीय जीव, देखिए राष्ट्रीय जलीय जीव भी पूछ लिया जाता है, वो है डॉल्फिन। राष्ट्रीय पशु की बात करते हैं तो बाघ है, और राष्ट्रीय गीत हमारा वंदे मातरम जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है, और राष्ट्रीय फल होता है आम, राष्ट्रीय खेल होता है हॉकी, राष्ट्रीय मिठाई हमारी जो होती है वो होती है जलेबी, है ना। तो चलिए ये कुछ राष्ट्रीय प्रतीक थे जिन्हें मैंने यहाँ पर दोहराया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, शारदा एक्ट का जो संबंध है वो निम्न में से किससे है? बहुत अच्छा प्रश्न है, और ये क्वेश्चन भी कई बार जो है ये पूछा जा चुका है। तो देखिए यहाँ पर 4 विकल्प हैं, बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, या फिर अनिवार्य शिक्षा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो शारदा एक्ट का संबंध होता है वो बाल विवाह से संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती है। तो कंटीली झाड़ियाँ जो होती है ये कहाँ पाई जाती है? तो देखिए गर्म तथा आर्द्र विषुवत जलवायु में, बी है यहाँ पर गर्म तथा शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में, सी है शीतल ठंडे ध्रुवीय जलवायु में, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो कंटीली झाड़ियाँ होती है वो गर्म और शुष्क मरुस्थलीय जलवायु के अंदर ये हमें ज़्यादातर देखने को मिलती है। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर हमारा उत्तर। और इसको आप ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं कि जैसे जहाँ पर मरुस्थलीय या गर्म क्षेत्र होता है वहाँ पर पानी की कमी होती है, और वहाँ के पौधों में अधिकांश कांटे ही हमें देखने को नजर आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, दचिगम राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, या फिर डी है सिक्किम में। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो है ये जम्मू कश्मीर के अंदर ये स्थित है, और इसकी स्थापना जो थी वो 1981 में हुई थी, है ना। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये कब लागू हुआ? 2011, 1970, 1973, या फिर 2007 में। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये लागू हुआ था 1973 में। ऑप्शन सी जो होगा ये हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये प्रसिद्ध है, और ये इसकी जो प्रसिद्धि का कारण है वो क्यों है, क्या है? एक सींग वाले गैंडे के लिए, बी है बाघ के लिए, और सी है भालू के लिए, डी है होंगल के लिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये अभी हमने देखा था असम के अंदर है, और एक सींग वाले गैंडे के लिए ये प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए जो होगा ये हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सजियों में ऑक्सीजन शोषण की प्रक्रिया में रक्त स्थान ऊर्जा अवमुक्त होती है। 4 विकल्प हैं आपके सामने, 573 किलो कैलोरी, 673 किलो कैलोरी, और सी है 28 किलो कैलोरी, और डी है 746 किलो कैलोरी। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, और आपने छोटी क्लासों के अंदर, कक्षाओं के अंदर भी इस प्रश्न को कई बार पढ़ा होगा, तो निश्चित आप इसका उत्तर जानते ही हैं, है ना। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 673 किलो कैलोरी जो होती है ये ऊर्जा इसमें विमुक्त होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा हमारा उत्तर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, चिपको आंदोलन की जनक गोरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गांव में प्रारंभ
किया गया था? रेणी गांव, मानमती गांव या थिरपाक या फिर हाट गांव? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो चिपको आंदोलन था ये कहाँ पर शुरू किया गया था? तो ये ऑप्शन ए जो होगा हमारा रेणी गांव। तो रेणी गांव में ये आंदोलन जो था ये से शुरू किया गया था और इसके प्रणेता जो थे ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है ये किस रंग में सबसे अधिक होती है? 4 विकल्प हैं, नीला, पीला, लाल, हरा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो लाल रंग होता है ना, लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी जो होगा हमारा उत्तर हो जाएगा लाल रंग। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सामाजिक वानिकी का उद्देश्य है। अब सामाजिक जो वानिकी होती है उसका क्या उद्देश्य होता है? पर्यावरण, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्यों से वनों का प्रबंध, बी है ग्रामीण क्षेत्रों में चकबंदी, सी है वन्य प्राणियों का संरक्षण, डी है चारागाहों का विकास। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो सामाजिक वानिकी होती है उसका उद्देश्य पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्यों से वनों का प्रबंधन होता है ना। ऑप्शन ए जो होगा ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, मैनाल उत्तराखंड के अतिरिक्त किस राज्य का पक्षी है? किस राज्य का राज्य पक्षी है, सॉरी, ये है हमारा प्रश्न कि मैनाल जो है ये उत्तराखंड के अतिरिक्त किस और राज्य का राज्य पक्षी है? अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, डी है मेघालय। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये उत्तराखंड के साथ साथ हिमाचल प्रदेश का भी राष्ट्रीय पक्षी राज्य पक्षी होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी जगह के फ्लोरा तथा फना सूचित करता है। किसी जगह के फ्लोरा और फना जो होते हैं ये क्या सूचित करते हैं? पेड़ पौधे एवं जंतुओं को, बी है मछली एवं पेड़ पौधों को, सी है जंतुओं एवं मछलियों को और डी है पक्षियों एवं पेड़ पौधों को। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि किसी भी जगह के जो फ्लोरा फना का होता है, तो फ्लोरा फना का मतलब होता है वहाँ के जीव जंतु प्लस वनस्पति, दोनों ही चीज़ें उसके अंदर आ जाती है। तो फ्लोरा का मतलब होता है पेड़ पौधे और फना मतलब कि यहाँ पर हैं जंतु, वनस्पति, ये सभी। तो इनका मिला जुला रूप जो होता है इसी को हम कहते हैं फ्लोरा और फना। तो ऑप्शन ए होगा हमारा यहाँ पर उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, वनों के महत्व का कारण है। अब देखिए वनों के महत्व का क्या कारण होता है? ग्रीन गोल्ड, ग्रीन आइसलैंड, ग्रीन हाउस, ग्रीन सिल्वर। 4 विकल्प आपके सामने हैं। तो यहाँ पर वनों के महत्व का कारण है ग्रीन गोल्ड। हरा सोना भी पेड़ पौधों को, वनों को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। कोयला, पेट्रोलियम, पौधे और डी है यूरेनियम। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऊर्जा का नवीकरणीय जो ऊर्जा स्रोत होगा वो इन चारों में से हमें पहचानना है और वो है यहाँ पर पौधे, क्योंकि पौधों को हम फिर से लगाकर भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इटियोलॉजी, इथोलॉजी, नियोलॉजी या फिर ऑप्शन डी है डेमोलॉजी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो जीवों के व्यवहार का अध्ययन होता है उस शाखा को हम कहते हैं इथियोलॉजी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? लखीमपुर खीरी, चंदौली, लखनऊ, डी है वाराणसी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ उत्तर जो होगा जनपद जो है वो चंदौली जनपद में चंद्रप्रभा वन्य जीव जो है ये अभ्यारण्य स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह उड़ता है, रात्रिचर है, शाकाहारी या फिर डी है बच्चे देता है। तो देखिए चमगादड़ एक पक्षी भले ही है पर वो एक स्तनधारी जीव है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि स्तनधारी जीव जो होते हैं वो बच्चे देते हैं और बच्चों को दूध भी पिलाते हैं, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो होगा बच्चे देता है
ये हमारा उत्तर हो जाएगा। मनुष्य के हृदय में रिक्त स्थान कक्ष होते हैं 4, 5, 3 या 2। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मनुष्य का जो हृदय होता है इसके अंदर जो चैम्बर होते हैं वो होते हैं 4, है ना। अब देखिए 4 कैसे हैं, तो 2 अलिंद हैं और 2 ही नीले हैं, तो इस प्रकार से इनकी संख्या 4 हो जाएगी। चलिए, प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं कहलाती है और उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण, वाष्पीकरण, संघनन या परागण। तो देखिए जिसमें पौधे प्रजनन कर रहे हो उसे हमें बताना है, तो वो जो प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं परागण, ऑप्शन डी। चलिए, क्लोन है, क्लोन किसे कहा जाता है? एकल जनक से प्राप्त पौधे को, कायिक रूप से प्राप्त पौधे को, सी आनुवंशिक रूप से जनक पौधे के समान, या फिर डी है सभी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो क्लोन होता है, क्लोन का मतलब होता है एक जीव से प्राप्त, देखिए एकल जीव से प्राप्त, जनक से प्राप्त पौधे, तो उसको भी हम कह सकते हैं, या जिन्हें कायिक रूप से बनाया गया हो, ऐसे पौधे भी हो सकते हैं। और जो आनुवंशिक रूप से जनक के समान है तो उस निश्चित कहीं ना कहीं वो उसके क्लोन ही तो है, उसी के समरूप तो है, तो यहाँ पर कह देंगे ऑप्शन डी। चलिए, टैडपोल किसके जीवन चक्र की प्रारंभिक अवस्था है? मेंढक, मछली, टारपीडो, ध्रुवी भालू। तो टैडपोल जो होता है वो हमेशा कहा जाता है मेंढक के बच्चे को, और मेंढक के बच्चा जो मतलब होता है जब छोटी अवस्था में होता है उसका जो विकास होता रहता है उसमें एक अवस्था आती है उसकी टैडपोल अवस्था। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो होगा ये हमारा उत्तर हो जाएगा, मेंढक के। अगला क्वेश्चन है हमारा, चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? बीज प्रकीर्णन द्वारा, स्वपरागण द्वारा, चुनकर, चरना, रोग फैलाकर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो चरने वाले जो पशु होते हैं वो वनस्पति को कैसे बदलते हैं। तो वनस्पति को बदलने का मतलब है यहाँ पर चुनकर चरना, ऑप्शन सी होगा यहाँ पर हमारा उत्तर। चलिए, अगला क्वेश्चन है, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? जाइलम, फ्लोएम, फेलिसाइड, या फिर ये सभी। तो देखिए जल का जो अधिग्रहण होता है वो किया जाता है जाइलम के द्वारा, और जाइलम एक प्रकार का पौधों के अंदर पाया जाने वाला ऊतक होता है जो जल का अधिग्रहण परिवहन करता है, और फ्लोएम जो होता है ये खाद का अधिग्रहण या परिवहन करता है। तो दोनों को आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन ए हमारा उत्तर होगा। तो ये थे आज के हमारे पर्यावरण अध्ययन से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कैसे लगे यहाँ पर आप कमेंट्स करके बता सकते हैं, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपने हमें इतना सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के साथ।